हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब इस वर्ष नई ऊंचाइयां छुए। और एक छोटा सा संदेश उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हम तो रोज पढ़ेंगे, हमारा काम है कम बैक करना। तो बच्चों, अब कम बैक करने का समय आ चुका है। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी इस महाकुंभ बैच का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या अपने को पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में अपने को क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो बच्चा पार्टी, वास्तविक संख्या के सिलेबस में अपने को वास्तविक संख्या बोले तो पूरा संख्या पद्धति एक बार देखना है। वास्तविक संख्या देखना है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। और तीसरा टॉपिक पढ़ना है अपरिमेय सिद्ध करना। अपरिमेय सिद्ध करना। तो बच्चा पार्टी, पहले चैप्टर में अपने को सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ना है। एक है वास्तविक संख्या, दूसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, और तीसरा है अपरिमेय संख्या। तो बात करेंगे हम सबसे पहले वास्तविक संख्या पे। और वास्तविक संख्या जानने के लिए अपने को चलना पड़ेगा संख्या पद्धति पे, जहां से हम वास्तविक संख्या के एक एक पॉइंट को करेंगे क्रिस्टल और क्लियर। तो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। सबसे वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में ही सबसे पहली टॉपिक अपने को पढ़ना है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं। वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बना है, जिसमें पहली संख्या है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और बच्चा पार्टी, दूसरी संख्या जो है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परंतु फिर बच्चा पार्टी, जो परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय संख्या वो पूर्णांक और भिन्नों से बना है। भिन्न तो नाम सुना ही होगा, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। और जो पूर्णांक है बच्चा पार्टी, पूर्णांक वो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या से बना है। पूर्ण संख्या से। और जो पूर्ण संख्या है बच्चा पार्टी, वो 0, 0 तथा प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना है। प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वास्तविक संख्या का। अब बारी बारी से हम सभी संख्याओं को एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ऋणात्मक, हाँ, ऋणात्मक संख्या। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके। ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, जहां यन बराबर होता है 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। शून्य को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, आप जानते हैं शून्य क्या होता है।
पूर्ण संख्या, अभी मैंने बताया कि पूर्ण संख्या किससे मिलकर बना है, शून्य से और प्राकृतिक संख्या से। पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं W से। W बराबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। ऋणात्मक संख्या आप सबको ये पता होना चाहिए। ऋणात्मक संख्या क्या होता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव में होते हैं उन पे माइनस लगा दीजिए, ऋणात्मक संख्या शुरू हो जाएगा। और ऋणात्मक संख्याएं होती है -1, -2, -3 करते हुए एंड सो ऑन तक। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या मिल करके बनाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक तो जानते ही होंगे बच्चा पार्टी कि संख्या रेखा पे बीच में 0 होता है, उसके दाईं ओर धनात्मक संख्याओं का जमावड़ा होता है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं का जमावड़ा होता है। तो संख्या रेखा पे उपस्थित सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। या कुछ लोग इसको बोलते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ शून्य को मिलाने पर जो संख्याओं का समूह मिलता है उसको पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं, कुछ जगह I से प्रदर्शित करते हैं और कुछ जगह पे Z से। बच्चा पार्टी भिन्न तो जानते ही होंगे। भिन्न मतलब जो A/B के रूप में लिखा जा सके, जो A/B के रूप में लिखा जा सके, जहां B की वैल्यू 0 के बराबर न हो, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो पूर्णांक और भिन्न मिल करके परिमेय संख्या का निर्माण करते हैं, जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Q से। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या के लिए 3 क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। कितने, 3 क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। पहली क्राइटेरिया है कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और नंबर 3, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भिन्न से मिलके बना है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया जो भी भिन्न फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, परिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या का परिवार हो गया। अभी एक परिमेय संख्या के बड़े भाई हैं अपरिमेय संख्या, इनको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या क्या है, जो कि परिमेय संख्या न हो, जो कि परिमेय संख्या न हो। तो परिमेय संख्या कौन नहीं हो सकता, पहले तो इसे Q के ऊपर ऐसे C लिख करके Q कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है, इनसे डिनोट करते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया। तो इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब बच्चा पार्टी वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो सारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं हम R से, क्योंकि उसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। आई होप बच्चा पार्टी आपको वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी संख्याओं की तरफ, जिसका यूज आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो बच्चा पार्टी पढ़ते हैं कुछ संख्याएं, जिसमें सर्वप्रथम आपको पढ़ना है अभाज्य संख्या। किसे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो। बच्चा पार्टी अभी अभाज्य संख्या को हम P से डिनोट करते हैं, क्योंकि उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, 3, 5, 7 ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या होती है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या के बाद अपने को जो दूसरा पढ़ना है वो है भाज्य संख्या। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलना फटाफट।
भाज्य संख्या क्या होता है कि जो परिमेय जो अभाज्य संख्या न हो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्याएं जिनके पास दो से अधिक फैक्टर हों, अधिक फैक्टर मतलब गुणनखंड हो, अब गुणनखंड क्या होता है बच्चा पार्टी? गुणनखंड एक छोटा सा नोट देख लो यहाँ पे, क्योंकि बार बार आएगा कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड वह होता है कि ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 12 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1, 2, 3, 4, 6, खुद 12। तो 12 के गुणनखंड ये सारे हैं। ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे उसका गुणनखंड कहलाता है। और एक चीज आएगा गुणज, तो गुणज क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे गुणनखंड, और जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए उसको गुणज कहते हैं। जैसे 12 के गुणज कौन कौन? खुद 12 होता है, 24 होता है, 36 होता है, 48 होता है और अनंत तक होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि गुणनखंड एक निश्चित अमाउंट होता है, मतलब जिसको गिना जा सकता है, और जो गुणज होता है वो अनंत होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। आई होप बच्चा पार्टी आपको गुणनखंड और गुणज आया होगा, क्योंकि इसके बार बार यूज है इसलिए आपको हमने समझा दिया। अब गुणनखंड, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 हो गया, तो 6 के कितने गुणनखंड हो? 1, 2, 3 और खुद 6। तो 6 क्या होगा? भाज्य संख्या। एक्चुअली में भाज्य संख्या को डिनोट करते हैं हम सी से डिनोट करते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, उसके बाद 6, 8, 9 ऐसे एंड सो ऑन। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि 1 तो है ही नहीं, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो। जो हमारा 1 होता है वो न ही अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो बच्चा पार्टी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ने के बाद जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मसा और लसा, उनको भी देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं मसा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कड़ी में इसमें है मसा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, ध्यान पूर्वक देखना, बड़ी से बड़ी। समापवर्तक मतलब समान मतलब होता है कॉमन। यहाँ समान का मतलब होता है कॉमन, जो कि सब में हो। और नंबर 3 जो होता है अपवर्तक बोलते हैं उसको, अपवर्तक को दूसरे शब्दों में गुणनखंड बोला जाता है। वह बड़ा सा बड़ा गुणनखंड जो कि कॉमन होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा? दी हुई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इसको अगर परिभाषित करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं मसा किसका? 15 और 20 का। 15 20 का मसा निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
अभाज्य गुणनखंड देखिए, ये 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 1। ऐसे ही हम 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ 10, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा 5, फिर 5 से कैंसिल आउट होगा 1। अब बच्चा पार्टी इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 15 का गुणनखंड हो गया 3 × 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, ना गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये हो गया कि 2 × 2 × 5। अब यहाँ बच्चा पार्टी यही चीज़ नोटिस करना है कि दोनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में जो कि कॉमन है, जो दोनों दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, वो कौन सा है, 5। इसलिए 15 और 20 का जो मस होता है वो क्या होता है, 5। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चौथा टॉपिक इसका देखते हैं, जिसको हम नाम से जानते हैं लसर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। इसका वर्तक होता है बच्चा पार्टी और इसका वर्त्य होता है। इसका भी देख लेते हैं, किन 3 शब्दों से मिलकर बनता है, लघु। लघु मतलब छोटी से छोटी, लघु मतलब छोटी से छोटी, और समाप मतलब समान या कॉमन। कॉमन मतलब जो दी हुई संख्याओं में कॉमन हो, और अपवर्त्य। अभी हमने एक वर्ड पढ़ाया, बताया आप लोग को, गुणज। अपवर्त्य को दूसरे शब्दों में हम गुणज कहते हैं। तो इसको अगर हम परिभाषित करते तो आप ये जान लो कि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगा, लसा कहलाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे लस अगर निकालना हो, मान लो यही दोनों नंबर है, 15-20 का ही निकालना है, तो लसा निकालने के लिए ये जान लीजिएगा, मसा के लिए ना हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जबकि लसा में हम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो एक साथ ही करते हैं क्योंकि इसमें हम गुणज निकालते हैं। तो गुणज क्या होता है, जो भी संख्या दी रहेगी उससे बड़ी संख्या आती है, और मस में क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई होती है हमेशा उससे छोटी संख्या आती है। तो ध्यान देना, 15-20 को एक साथ लिखा जाए, और इसका लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 3 × 5 = 15, 20 तो कटेगा नहीं। अब 2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे 5, 10, फिर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 5, 5, और यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1, 1। लसा इनका क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। ये याद रखना बच्चा पार्टी कि इन संख्याओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को जो हमने यहाँ पे नंबर पहले 3 से विभाजित कर दिया, फिर 2 से किया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यही हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, जिसको हम आगे अभी आपको बताएंगे। तो बच्चा पार्टी आपका इस मसा हो गया, लस हो गया, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बाकी है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं सभाज्य संख्या। जिसको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, उसको भी देख लीजिए और सीख लीजिए। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होता है बच्चे पार्टी, देखिए, ऐसे संख्याओं का जोड़ा, ऐसे संख्याओं का जोड़ा जो या जिनका मस एक हो, जिनका मस एक हो, सहभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 5, 6, 12, 13,
19, 30, 51, 101 इत्यादि। आप इनमें से किसी भी दो संख्याओं के पेयर का अब अगर म से निकालिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़े में आता है। आई होप बच्चा पार्टी ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या के नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चा पार्टी अभी हमने मसा और लसा पढ़ा, उस पर हम एक छोटा सा नोट पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है कि माना ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं। अगर दो वास्तविक संख्याएं हैं तो ए गुणे बी जो इनका गुणनफल होता है वो इन्हीं दोनों संख्याओं के मस और इन्हीं दोनों संख्याओं के लस के गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा याद रखना है, इन दो संख्याओं के मस और गुणे लस के बराबर होता है। इसी क्वेश्चन से कभी कभी आपको पूछेगा कि एक संख्या दिया रहेगा, उनका मस और लस दिया रहेगा और दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो याद रखना कि मस के गुणनफल मस और लस के गुणनफल में जो दी हुई संख्या हो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया हो और साथ में मस दिया गया हो और लस पूछे तो आपको यही सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है। और अगर बच्चा पार्टी आपको मस पूछे और लस दिया रहे तो लस को यहाँ लिखना, मस को यहाँ लिखना। आई होप बच्चा पार्टी आपको मस और लस का ये नोट समझ में आया हो। बच्चा पार्टी वास्तविक संख्या में अगला टॉपिक है अंगगणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए इसको सीख लेते हैं। क्या बोला है? अंगगणित का आधारभूत प्रमेय ये बोलता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता। एक पॉइंट हमने लिख दिया है बड़े आसान भाषा में, फिर से आपको समझाते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्यों पढ़ाया। तो गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता। जैसे बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे अभी 18 लेते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 जैसे हमने 18 लिया, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर इसी 18 को हम 3 गुणे 2 गुणे 3 भी लिख दें तो भी इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। और
चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, चाहे इसी को हम 3 × 3 × 2 के रूप में भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या अगर है तो हम उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जो गुणनफल है उनका उन अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय समझ में आया होगा। तो बच्चा पार्टी चलते हैं वास्तविक संख्या के आखिरी टॉपिक पे, जहां हम किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना सिखाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लेते हैं कि सिद्ध कीजिए करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए, बड़े आसानी से आपको सिखा देंगे कि करनी में 2 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो सर्वप्रथम हम क्या मान लेंगे कि माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर करनी में 2 एक परिमेय संख्या है तो अभी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हुआ कि इसे हम किस में लिख देंगे, P/Q के रूप में। और P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और पूर्णांक होने के साथ साथ सअभाज्य संख्या भी होते हैं। पूर्णांक तो होते ही हैं पर साथ में क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होते हैं। अब बच्चा पार्टी सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Q को इधर भेजेंगे तो करनी में 2 × Q = P। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर करनी में 2 का स्क्वायर होता है 2, Q का स्क्वायर होता है Q² = क्या हो जाएगा, P²। 2 को इधर भेजेंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा, Q² = P²/2। अभी मैंने क्या बताया कि P और Q क्या है, पूर्णांक है बच्चा पार्टी। P Q पूर्णांक है। अब पूर्णांक तभी आता है जब P² 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वरना पूर्णांक नहीं आएगा। तो वो क्या इंप्लाइज करेगा, ध्यान देना, Q और P पूर्णांक है। अब पूर्णांक तभी आता है जब 2 से P² पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इंप्लाइज करेगा कि P² 2 से विभाजित है। अगर P² 2 से विभाजित है तो किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होता है, ऐसा आपको बताया गया है। और अगर आप फिर भी नहीं जान पा रहे हो तो यहाँ पे जरूर ध्यान दो कि जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144 जो कि 6 से विभाजित है। देखो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो अगर 12 का स्क्वायर 6 से विभाजित है तो 12 भी 6 से विभाजित होता है, ये हमेशा याद रखना। चलिए P² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। तो इम्प्लाइज क्या करेंगे कि P जो है 2 का गुणज होगा। 2 का गुणज होगा मतलब 2 में कोई संख्या से मल्टीप्लाई करने पे ही क्या आ जाता है, P आ जाएगा। ये हमने सपोज किया, क्योंकि अगर 2 से P विभाजित है तो मतलब 2 का कुछ गुणज ही P होगा, इसलिए हमने एक नंबर सपोज कर लिया 2k। तो P बराबर क्या हो गया बच्चा पार्टी, P बराबर 2k। और यही हम ला करके कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में P का मान
रखने पर अगर समीकरण 1 में p का मान रख दोगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर अपॉन में 2, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन में 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, और बच्चा पार्टी k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे k जो है बेटा वो भी एक पूर्णांक ही लिया है, क्योंकि p जो है 2 का गुणज है, और 2 का गुणज मतलब कोई भी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करने पे ही p आएगा, इसलिए k पूर्णांक है। और पूर्णांक तभी आता है जब q 2 से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे पूर्णांक तभी आया था जब p 2 से विभाजित हो, अब यहाँ q 2 से विभाजित होगा, तो क्या इंप्लाइज करेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इंप्लाइज करेगा क्यू भी 2 से विभाजित होगा, बस बच्चा पार्टी यहीं पे ध्यान दो कि एक कंडीशन ए है और एक कंडीशन हमारा बी है। अब यहाँ पे ए और बी देखिए कि P 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है, मतलब इंप्लाइज करेगा ए और बी से स्पष्ट है कि P और Q 2 से विभाजित है, परंतु बच्चा पार्टी ध्यान देना, P और Q सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या क्या होता है हमने पीछे आपको बताया है। सहभाज्य संख्या मतलब कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, मतलब उसका मसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक कंट्राडिक्शन है। परंतु PQ क्या है, PQ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो क्या इंप्लाइज करेगा कि करणी में 2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब हम करते हैं आगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए कौन सा कथन सत्य है इन चारों में, कि a इक्वल टू मसा ए बी गुणे बी, या a गुणे b बराबर लसा ए बी, या b इक्वल टू मसा ए बी गुणे लसा ए बी, या a गुणे b इक्वल टू मसा ए बी गुणे लसा ए बी। आप सबको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये हमने पीछे अभी आपको पढ़ाया कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। सिंपल सी बात है कि अगर 2 एक परिमेय संख्या है और करनी में 2 अपरिमेय संख्या ले लिया, तो अगर इनका भागफल भी निकालोगे तो 2 को क्या लिखोगे, करनी में 2 इंटू करनी में 2, अपान में करनी में 2, करनी में 2 से करनी में 2 कैंसिल, कितना आया, करनी में 2 आया, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है, तो अपरिमेय संख्या करेक्ट है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आपको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या है उसके समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। जैसे 1 में 2 से गुणा कर दो, 2 4, इसको भी कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे 4 बटे 8,
फिर 8/16, ऐसे करते जाओगे ना, सही सारी संख्याएं बराबर आती हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत। फिर से देखिए, यदि 26 156 का लसक 156 है, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, तो मसक कितना होगा? तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लसक और मसक के गुणनफल के बराबर होता है। तो 26 156 तो है ही, अपार में क्या आ जाएगा? लसक कितना दिया है बच्चा पार्टी? 156 गुणे मसक। और आपको पता है 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा और मसक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चा पार्टी? 26 के। तो ऑप्शन में 26 है, बिल्कुल है। निम्नलिखित में से कौन सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? अभी हमने आपको सिखाया कि सहभाज्य संख्या क्या होते हैं, कि ऐसी संख्याएं जिनका मसक 1 हो, मतलब जिनके पास कामन जो गुणनखंड हो वो 1 होना चाहिए। जैसे 14 35 का कामन गुणनखंड 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। 18 25 में कोई कामन नहीं, क्योंकि 25 5 5 का गुणनखंड होता है, और यहाँ पे 2 3 3, मतलब यही है। बाकी दोनों को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे, मतलब स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, इन दोनों के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया है, वहां पे जाकर के आप देखिए और सीखिए कि जैसे 8 और 7 है तो 8 7 15 होता है, मतलब इनके योगफल, हर एक डिजिट का योगफल निकालिए। अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब दी हुई संख्या 3 से विभाजित है, मतलब ये 3 से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य नहीं है। ये 9 1 है, आपको पता है कि 13 7 91 13 के टेबल में आता है, इसलिए ये भी नहीं है। ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। अभी मैंने एक चीज सिखाया कि सारे डिजिट का योगफल निकाल लो। 1 1 1, तीनों को जोड़ोगे 3 आएगा, और 3 3 से विभाजित होता है, मतलब ये भी नहीं है। तो आखिरी वाला ही करेक्ट है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चा पार्टी देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष फैलाए। पीछे मैंने आप लोग को परिभाषा बताया कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे तो दिमाग में ल सा दौड़ना चाहिए, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो दिमाग में म सा दौड़ना चाहिए। यही इसका सबसे गजब का लॉजिक है पकड़ने का। तो छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो यहाँ पे हल में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम 35 56 और 91 का ल सा निकालेंगे। ल सा कैसे ज्ञात करना सिखाया था? सबसे पहले 35 56 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे सम संख्या है, मतलब 2 से शुरुआत करते हैं। यहाँ 35, ये आ जाएगा 28, यहाँ पे 91, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे फिर 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 91, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 35, यहाँ पे 7, यहाँ पे 91। इसमें 5 है, मतलब 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 91। बच्चा पार्टी एक सजेशन जरूर है कि डिविजिबिलिटी रूल जा करके पीछे देखें कि किस प्रकार से किसी संख्या को देखते ही पता चलता है कि वो किस संख्या से विभाजित है। जैसे 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 7 का इसमें करोगे तो 7 1 कम 7, 2 21, मतलब 7 1 21, फिर 13 से खुद 13 विभाजित हो जाएगा। तो 35 96 और 91 का लस निकाल लेते हैं। कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7 और गुणे 13। तो बच्चा पार्टी ऐसा करते हैं कि 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, और 13 में कर दोगे कितना आ जाएगा? 130। 2 दूनी 4, और 4 का 7 में गुणा कर दोगे तो 28। अब यहाँ पे देखो 0 है, 13 8 104 होता है, तो 4 और 13 दूना 26 और 10 36 हो गया। ये तो अभी लस आया।
अब वह संख्या हम निकालेंगे कि जिसमें भाग देने पे, इन संख्याओं से भाग देने पे सदैव शेषफल 7 आए। अतः वह अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, जो लस निकाला है ना, इसी में इस शेषफल जो आ रहा है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। यही वह संख्या है जिसमें 35, 56 और 91 से विभाजित करिए तो शेषफल 7 आएगा। आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा पार्टी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जिसे अपरिमेय दिखाना है जिस संख्या को, उसको सर्वप्रथम हम क्या मान लेंगे, माना 2 माइनस करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बच्चा पार्टी, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 2 माइनस करनी में 5 को हम किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जहाँ P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है भैया, पूर्णांक या सहभाज्य संख्या है। तो Q का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यहाँ पे मत करिए, यहाँ पे सीधे सीधे ऐसा करते हैं कि माइनस करनी में 5 को इधर ही रहने देते हैं और 2 को इधर भेज देते हैं। 2 को इधर भेज दोगे तो P/Q और माइनस में 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करनी में 5 इक्वल टू, माइनस से करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और माइनस P/Q। यहाँ पे अब ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ दायां पक्ष मतलब 2 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है। P/Q के रूप को हमने ऑलरेडी परिमेय माना है और 2 एक परिमेय संख्या है, दोनों का अंतर एक परिमेय संख्या होगा। परंतु बायां पक्ष करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, अपरिमेय संख्या है। करनी में 5 क्या है, अपरिमेय है, और 2 माइनस P/Q दायां पक्ष जो है वो परिमेय है। तो हमें जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी अवधारणा जो हमने माना है, अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 2 माइनस करनी में 5 परिमेय न हो करके क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चा पार्टी, अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चा पार्टी आज आपका पहला चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम सेकेंड चैप्टर के साथ।